ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल chosen to take care of the city और टाउन। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो है ना, हमने इलेक्ट किया या तो हमने चूज किया सिटी को क्लीन रखने के लिए और टाउन को क्लीन रखने के लिए हमने सेलेक्ट किया। दे मेक श्योर द सिटी इज क्लीन। वो मेक श्योर करेंगे कि सिटी हमारी साफ सुथरी है, कचरा गार्बेज पड़ा हुआ नहीं है रोडों पे, वो मेक श्योर करेंगे। सिटी सेफ है, सिटी में रॉबरिंग नहीं हो रही, सिटी में चोरी तो नहीं हो रही। वो पूरी साथ मिलके काम करते हैं सेफ्टी के लिए सिटी की। एंड हैज गुड फैसिलिटीज फॉर एवरीवन। सबके लिए वो गुड फैसिलिटीज, यहाँ कि सेफ वाटर, सन मतलब कि साफ पानी सबके घर में आ रहा है या नहीं आ रहा, या सबके लिए सबको अच्छी साफ रोड मिल रही है, रोड पे गड़े ना हो, रोड साफ सुथरी सबको मिले। ये सब गुड फैसिलिटी सबके लिए वो ख्याल करते। उनके फंक्शंस क्या है? दे मेक श्योर रोड्स आर बिल्ड एंड फिक्स्ड सो पीपल कैन ट्रैवल सेफली। वो मेक श्योर करेंगे कि रोड साफ सुथरे है ताकि लोग ट्रैवल कर सके सेफली। वो है ना, क्लीन वाटर आपके घर में आ रहा नहीं आ रहा वो इंश्योर करेंगे। दे कीप द सिटी क्लीन। उनका काम है कि सिटी को साफ सुथरा रखेंगे, कचरा कचरा गार्बेज रोडों पे नहीं रखेंगे, कचरे की कुंडियां नहीं रहेंगे, का काम ये है। दे वर्क विद द पुलिस टू कीप द सिटी सेफ एंड सिक्योर। वो पुलिस साथ काम करेंगे सिक्योर सिटी को सेफ रखने के लिए। दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम आया है हमारा 15th वाला क्वेश्चन। उसके बाद गाइज आ चुका है हमारा 15 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन जिला परिषद, नगर पंचायत एंड, बस हमसे पूछा गया है जिला परिषद नगर पंचायत समझाओ बोल के। हम बताएंगे कि जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है, नगर परिषद है ना टाउन काउंसिल कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उन्हें हम जिला परिषद कहते हैं। नगर पंचायत ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। जो सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे वो है नगर पंचायत। सिटी के लिए जो है ना डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेंगे उसे हम कहते हैं जिला परिषद ना। दे मेक प्लान्स एंड डिसीजन फॉर द डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो है ना डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाएंगे। हमारी नगर पंचायत है ना, हम हमारे यहाँ की नगर की यानी सिटी के डेवलपमेंट के लिए वो प्लान्स बनाएंगे, डिसीजंस लेंगे। इंपॉर्टेंट है वो बेसिक नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि वाटर, रोड, सैनिटेशन। वो ज़्यादातर रूरल एरियाज और विलेजेस पे यानी कि गाँवों में वो ज़्यादा फोकस देंगे। और हमारा नगर पंचायत है ना शहर में ज़्यादा फोकस करेंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा शहर में करेंगे, मतलब शहर के लिए काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, अर्बन एरियाज। अब हमसे पूछा गया है हमसे व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। बस एक्सप्लेन हमसे पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स क्या है। वो तो आपके बेसिक राइट्स जो आपके लिए जरूरी है, जैसा कि राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि राइट टू स्पीक, जैसा कि मुझे फिर फ्रीडम मिला कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, आपको समझा सकूं, आपको भी फ्रीडम है कि आप मेरी वीडियो देख सको। वैसे कुछ ह्यूमन राइट्स से हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में भी। द फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनरिच्ड है, मतलब कि लिखे हुए हैं, या स्ट्रेंथेंड भी आप अल्फाज में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। है ना, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी बेसिक राइट्स है जो हर एक इंडियन को गारंटीड है, जरूर मिलेगी। चाहे वो कोई सा भी कास्ट का हो जाए, वो कोई से मजहब का भी हो, वो है ना बिहार में पैदा होने दो, वो तेलंगाना में पैदा होने दो, वो कहीं भी पैदा होने दो, रिगार्डलेस टू प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर, या मेल रहो या फीमेल रहो, उसे है ना फंडामेंटल राइट उसको जरूर मिलेंगे। राइट टू इक्वालिटी एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन्स में इक्वालिटी का वो करेंगे, वो सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जैसा कि मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो आपकी आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे। फ्रीडम टू स्पीच, ताकि मुझे फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है, आप अपने थॉट्स आप सबके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं सबके सामने, आपके ओपिनियंस आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज एजुकेशन, राइट टू गो टू स्कूल एंड गेट एन एजुकेशन। हर बच्चा, आपका बेटा या हम भी तो बच्चे ही चाहिए भी, हमें भी क्या है, राइट है कि हम जाकर स्कूल जाए या कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, जाकर हम है ना जाकर हम हमारी एजुकेशन पूरी कर सके, हम पढ़ सके।
राइट टू एजुकेशन हमने अभी पढ़ा, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, जैसा कि है ना हमें और आपको है ना अधिकार है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि हम हमारे रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सके। जैसा कि हम रोजा रख सकते हैं, जैसा कि हम फास्ट कर सकते हैं, हम दिवाली में हम पटाखे फोड़ सकते हैं, हम होली में हो रंग फेंक सकते। हमारे को हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने के पूरी हमें हक है, इजाजत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू जस्टिस, इफ समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग टू यू देन यू हैव द राइट टू सीक जस्टिस। अगर किसी ने आपका कुछ गलत किया, पुलिस वाले ने अगर आपके ऊपर हाथ उठाया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, तो आपके पास राइट है, आपके पास राइट है कि आप जाकर जस्टिस मांग सके। यही है राइट टू जस्टिस। एक और क्वेश्चन आ चुका है गाइस, उसके बाद डीपीएसपी हमसे पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज ना, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो गवर्नमेंट यूज करेगी जब कभी भी वो लॉस या पॉलिसीज बनाएगी। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसे गवर्नमेंट को यूज करना ही होगा जब वो लॉज बनाएगी। चलिए डेफिनेशन देख लेंगे हम उसका। डीपीएसपी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These principles are guidelines for the government to follow while making policies and laws. समझ चुके होंगे गाइस आपने सब इम्पोर्टेंट डीपीएसपी थोड़े थोड़े प्रिंसिपल क्या क्या है, पॉलिसीज क्या क्या है, हम डिस्कस करेंगे। राइट टू वर्क, लाइक गवर्नमेंट का काम है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को है ना जॉब प्रोवाइड करना, जॉब्स के सुविधाएं बनाना उसका काम है। प्रोमोट सोशल जस्टिस, द गवर्नमेंट शुड प्रोमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। पुनः गवर्नमेंट का काम है कि वो सोशल जस्टिस को प्रोमोट करेंगी और इक्वालिटी को भी प्रोमोट करना उसका काम है। राइट टू एजुकेशन, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। वो बच्चों को है ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना उसका काम है। राइट टू एजुकेशन में ये डीपीएसपी गवर्नमेंट को लॉ ऐसा बनाना होगा, कुछ ऐसी पॉलिसी निकालना होगा जिससे स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। अब क्या है, राइट टू हेल्थ। अब राइट टू द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ सेंटर्स कंपल्सरी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स को हेल्थ सेंटर्स को प्रोवाइड करना होगा ताकि वो अपने स्वास्थ्य का भी ना ध्यान रख सके। ठीक है ना, गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना होगा, ऐसी पॉलिसी निकालना होगा जिससे वो एनवायरमेंट को बचा सके। ये जो डीपीएसपी के कुछ प्रिंसिपल्स थे गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा। जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब 18th क्वेश्चन, हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस पढ़ना है, अभी हम 18 क्वेश्चंस में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए और सारे दोस्तों में शेयर करिए, सारे आपके दोस्त ताकि एग्जाम में पास हो सके। अब नेक्स्ट आया क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। जैसा कि हम इंडियन सिटीजन से आप और हम हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम इस ये क्वेश्चन के आंसर में चेक करेंगे। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमारे फंडामेंटल राइट्स पूरे लिस्टेड है ना। क्या हमारी पहली ड्यूटी क्या है बोल तो एवरी सिटीजन शुड रेस्पेक्ट एंड फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जो इंडिया का संविधान है हम सबको रेस्पेक्ट करना होगा, उसका लॉज की रेस्पेक्ट करना होगा और हमें लॉज को फॉलो करना है, हमें लॉज को तोड़ना नहीं चाहिए। पहला यही है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। सेकंड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, द सिटीजन शुड रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हम सबका काम है कि नेशनल फ्लैग हमारा जो तिरंगा है उस हमें हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारा नेशनल एंथम जाना गाना माना जो है हमें उसकी रेस्पेक्ट करना होगा, हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एवरी सिटीजन शुड फॉलो द लॉस, हम सबको लॉ फॉलो करना होगा। हम ट्रैफिक सिग्नल सब नहीं तोड़ना चाहिए हमें। पुलिस वाले करप्शन ले रहे हैं तो करप्शन नहीं देना, हमें घूस पेटी को सब खत्म करना होगा। ये लॉस है जो हम सबको फॉलो करना है। सिटीजन शुड वर्क टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हम सबको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, झाड़ों को प्रोटेक्ट करना है। क्या बोलते हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और जो कोई भी 18 से 18 है या 18 प्लस है ना उसका फर्ज बनता है कि वो जाके इलेक्शन में जाके वोट दे ताकि वो खुद का रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सके। ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए गाइस। ये आगे ही आपके नोट से एग्जाम में स्टिच पढ़िए, आपको जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। खाली बस एक पूरी वीडियो एंड तक देखे, एक वीडियो देखे पूरी देखे, क्लियर समझे, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा उस हर चीज का।
ये बने रही इस वीडियो पे। अभी और एक 15 मिनट में हमारी 15 या 20 मिनट में हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर हमारा 19th वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन सेंटर सेंट्रल। ये क्या, ये सेंटर सेंट्रल दो अल्फाज है उसके। एक्सप्लेन सेंटर एंड स्टेट इलेक्शन रिलेशन हमसे पूछा गया है। सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है हमसे पूछा गया है। किन चीजों में, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल में क्या स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशनशिप है हमसे पूछा गया है। इसमें तो हम कहेंगे सिंपली the center the center central government and state share powers and responsibility, they work together। वो सब है ना अपने पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो शेयर करेंगे और एक साथ काम करेंगे। किस किस चीजों में काम कर सकते हैं, वह लॉ मेकिंग, जिसको हम लेजिस्लेटिव भी कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्मिनोलॉजी में। जैसा कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर मेक्स लॉस ऑन नेशनल इश्यूज। जो नेशनल इश्यूज है, जैसा कि डिफेंस हो गया हमारी आर्मी का, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, इंडिया को कैसा रिप्रेजेंट करना है रशिया के सामने, उसके लिए लॉस लॉस क्या बनाना होगा, ये सब है ना सेंटर सेंटर देख लेगा। स्टेट मेक्स लॉस ऑन अ लोकल इशू, स्टेट्स ना लोकल इशू पे लॉस बनाएगा। जैसा कि है ना एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये लोकल इश्यूज है ये हमारे। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, ये लॉस कैसा इम्प्लीमेंट करना है, किस पे इम्प्लीमेंट करना, ये सेक्शन में हम जानेंगे। सेंटर कंट्रोल्स नेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन को सेंटर कंट्रोल करता है, आर्मी, रेलवेज। स्टेट कंट्रोल्स लोकल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स। ऐसे ही चीजों का कुछ रिलेशन है, जैसा कि साथ में मिलकर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हैं और पावर्स को शेयर कर रहे हैं। और ये थर्ड है हमारा फाइनली फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मान है पैसे, मनी। सेंटर कलेक्ट्स टैक्स एंड शेयर विद सम स्टेट्स। सेंटर है ना स्टेट्स के पास से, सेंटर है ना टैक्स कलेक्ट करेंगे और स्टेट्स में शेयर करेंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। और वही हमारा स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करेगा और वो टैक्स से डेवलपमेंट करेगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, वो रोड्स डालेगा, सेफ वाटर देगा, सेफ वाटर, ज्यादा पानी देगा, है ना। प्यूरिफाई वाटर हमें प्राप्त होगा टैक्सेस से। स्टेट का भी क्या भी ये रिलेशन है, ये हमने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ये तीन कंडीशन में हमने है ना सेंटर और स्टेट के रिलेशन जान लिए। अब हमारा 20 क्वेश्चन, ये अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं गाइस। पूरे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखे, पूरा देखे, क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ के जाइए गाइस। ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी दूंगा कि आपका पूरा एग्जाम सही जाएगा। मेरी पूरी की पूरी मेरी गारंटी। उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट काउंसिल अंडर द एक्ट 263। इंटर स्टेट काउंसिल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल नंबर 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल नंबर 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म की गई, है ना। इसका मेन पर्पस क्या है बोल तो कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन को वो प्रमोट करती है स्टेट टू स्टेट के बीच में और सेंटर टू स्टेट के बीच में। वो कुछ भी नहीं है भाई। इंटर स्टेट एक ऐसी चीज है जो सेंटर टू स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है और स्टेट टू स्टेट के बीच में वो कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन को इंप्रूव करेगी। यही है इंटर स्टेट काउंसिल, है ना। इसके कुछ मेन फंक्शन है, सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन स्टेट बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यू। क्या इश्यू है दो स्टेट्स के बीच में, वो पहले आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढेगी। वो प्रेसिडेंट को एडवाइसेस देंगी और ना इंटर स्टेट इश्यूज, दो स्टेट के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है तो वो इस प्रेसिडेंट को इसके ऊपर कुछ एडवाइस देगी। The interstate council helps state shares resources such as, वो कुछ resources शेयर करने में मदद करेगी, जैसा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा। वाटर के साथ थ्रू रिवर्स बिटवीन द स्टेट्स, रिवर्स जाते देखिए, समझे कि बिहार बिहार और महाराष्ट्र के बीच कुछ रिवर जा रही, समझ लीजिए कुछ रिवर्स शेयर करने में कैसा मदद करना, कुछ कैनल्स बनाना और रिसोर्सेज कैसा शेयर करेंगे, ये सब इंटर स्टेट का के जिम्मे में है। इलेक्ट्रिसिटी से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द स्टेट्स,
आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर होता है। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होता है अभी बताता हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स एंड ब्रिजेस। दो स्टेट्स के बीच में रोड जाते हैं, ब्रिजेस जाते हैं। इसमें जो जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, रोड कैसा डालना है, ये सब इंटर स्टेट काउंसिल की जिम्मेदारी है। अब इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नीति आयोग, व्हाट आर इट्स कंपोजिशंस। नीति आयोग, नीति आयोग इज a government agency that helps the Indian government making better policies and decisions। ये एक नीति आयोग की गवर्नमेंट की एजेंसी है जो गवर्नमेंट को मदद करेगी बेटर पॉलिसीज और डिसीजंस लेने में। ये नीति आयोग के चेयरमैन अभी करंट पीएम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। बनाओ, नीति आयोग 2 हब्स में डिवाइडेड है, एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 2 हब्स में डिवाइडेड है। टीम इंडिया हब का मेन काम क्या है? वो स्टेट के साथ काम करेगी, स्टेट के साथ मिलकर वो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और लॉस इम्प्लीमेंट करेगी वो। और वही हमारा नॉलेज एंड इनोवेशन हब डू रिसर्चेस एंड एनालिसिस एंड इनोवेशन सपोर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। जो हम पॉलिसीज यहाँ बनाए, वो पॉलिसीज के ऊपर वो रिसर्च करेगी, एनालाइज करेगी और कहेगी कि हमारी जो पॉलिसी सही है गलत है, उसको सपोर्ट करेगी। सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी, उसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब सर्च करके बताएंगी हमें। इन शॉर्ट, बेसिकली इन शॉर्ट, ये हमारा नीति आयोग की ना गवर्नमेंट की मदद करता है टू मेक गुड प्लान्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए गुड प्लान्स बनाने में नीति आयोग मदद करता है इंडिया की। अब आप कैसा मदद करेगा हमने कह दिया है उससे पहले। ये 2 टीम्स है, दोनों टीम मिलकर पॉलिसी स्टेट्स बेस्ट ना इंडिया के लिए बनाते हैं। द पीएम नरेंद्र मोदी हु सर्व्स एज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब उसके कंपोजिशन भी हमसे एग्जाम में कई बार पूछे गए। चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन को है ना पीएम ने अपॉइंट करेंगे। अभी तो वाइस है ना चेयरमैन श्री सुमन बेरी है और सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है। अब 22 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक्सप्लेन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। फाइनेंस कमीशन से आप समझ गए होंगे, ये मनी से रिलेटेड कुछ टर्म है। आप समझ, फाइनेंस आए थे आप समझ जाना, आप क्वेश्चन देखते भाई आंसर दे सकते। द फाइनेंस कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट की मदद करेंगे है ना स्टेट की मनी मैनेज करने में। स्टेट, सेंटर, पूरे इंडिया की मनी मैनेज करने में मदद करेंगे। ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। Functions. The Finance Commission decides how to divide money between central government and state government. स्टेट गवर्नमेंट को कितने 50 करोड़ देना है, सेंटर को 2 करोड़ देना है, 20 करोड़ देना है, कैसा मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा फाइनेंस कमीशन करेगा। फाइनेंस कमीशन का ये मेन फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है? इट हेल्प स्टेट बाय गिविंग देम मनी एंड एडवाइसेस ऑन हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंस। वो स्टेट की मदद करेगा पैसे देकर और उन्हें कुछ लॉस बताएगा, कुछ एडवाइसेस करेगा अपने फाइनेंस को कैसा मेंटेन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में कितने पैसे डालना, ये सब एडवाइसेस देगा वो। कौन देगा? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा बोल तो जो पुअर स्टेट्स है, कुछ पुअर स्टेट्स भी होते हैं जिसकी जीडीपी बहुत कम होती है, उसको खुद को ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देके सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। वो है ना, अब ये आप समझ चुके हैं है ना। इंश्योर टैक्स सिस्टम, ये टैक्स सिस्टम क्या है? लोगों के पास से फेयरली टैक्स लेगा, वो ज्यादा टैक्स नहीं लेगा ना कम टैक्स लेगा। फेयर टैक्स सिस्टम को वो प्रमोट करता है। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 15 क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमसे पूछा गया। कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो इंडिया में इलेक्शंस फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, यानी कि कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए इन इलेक्शंस में। ये चीज को वो इंश्योर करते हैं। अब फंक्शंस क्या इलेक्शन कमीशन के? ये इलेक्शन ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता।
प्रिपेयर एंड अपडेट वोटर लिस्ट, आपके घर पे वोटर लिस्ट आएगी, है ना। इलेक्शंस के टाइम पे जाके आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, ये सब कुछ है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस काम होता है। ये सब प्रिपेयर करके वो आपके घर पे भी जाना, ये सब उसका इस काम है। रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की एमआईएम है ना, के अपनी केसीआर राणा की पार्टी है, ये सब जितने भी पार्टी से, ये सारे पार्टीज का नाम रजिस्टर करेगी वो, और रिकॉग्नाइज करेंगी कौन सी पार्टी से कितने कैंडिडेट्स है। ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वो मेक श्योर इलेक्शंस आर फेयर एंड फॉलो रूल्स। एवरीवन, सब जने ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वोट डालने, और जो जिसको वो जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो चुनाव जीत रहे हैं, सब कुछ बैलेट में जो जा रहा वोट्स, सब कुछ गिनती, सब कुछ फेयर होना चाहिए। ये चीज को वो है ना इंश्योर करेगा। कंपोजिशंस, अभी तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? गणेश कुमार है। इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबर्स रहते, राजीव कुमार, सुखबीर कुमार है अभी, और एक सेक्रेटरी जनरल रहता है कंपोजिशंस में उसका, यानी कि मेंबर्स जितने भी कौन कौन है, का किसका पद क्या है, ये हम बताते हैं कंपोजिशंस में। अब 24th वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द विजन, मिशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, उसका उन लोगों का विजन क्या है, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं ये करके, हम पहले वो जानेंगे। विजन उनका मकसद क्या है, बोल तो इंडिया में इलेक्शंस होना, वो भी फ्री इलेक्शंस होना इंडिया में, और फेयर होना इलेक्शंस। उनका मकसद क्या है? ऑल इंडिया, ऑल सिटीजन पार्टिसिपेट इन वोटिंग। सारे के सारे 18 प्लस जो लोग हैं, या 18 के जो लोग हैं, सब जने इंडिया में वोट दे, उन लोग का ये विजन है ना। वोटर शुड हैव अक्रॉस टू वोटर शुड हैव एक्सेस टू एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स, पार्टीज एंड द इलेक्शन प्रोसेस। सारे के सारे वोटर्स यानी कि जो हम है, हमें एक्यूरेट टाइमिंग पता होनी चाहिए, कब कितने बजे से वोटिंग स्टार्ट है, कितने बजे तक वोटिंग खत्म होने वाली है, कितने बजे ना खत्म होने वाली है, और कितने पार्टीज ठहरने वाले हैं, कितने कैंडिडेट्स है पार्टीज के। ये सब उन लोग का मकसद है, उन लोग का विजन है कि हमें बताए। और फेयर वोटिंग प्रोसेस, यानी कि वो वोटिंग को फेयर होना चाहिए, रखना चाह रहे हैं। उनका विजन है कि वोटिंग में कोई चीटिंग ना हो, ना कोई भी हेरा फेरी ना हो, उनका ये विजन है। और वो कुछ प्रिंसिपल्स भी है इन इलेक्शन ऑफ इंडिया के, प्रिंसिपल्स चेक करेंगे अब हम। द इलेक्शन कमीशन वर्क्स फ्रीली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट के बिना दबाव में है, वो अपना काम फ्रीली करेंगे। इलेक्शन ऑफ इंडिया, दे ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली एंड डू नॉट फेवर और सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। उनका प्रिंसिपल है कि वो किसी भी पार्टी को ना वो सपोर्ट करेंगे, ना किसी पार्टी को आगे करेंगे, किसी पार्टी को पीछे करेंगे, किसी पार्टी को भी जरा भी वो सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा न्यूट्रल रहते, ना ये साइड ना वो साइड। दे रिमेन न्यूट्रल एंड डज नॉट टेक साइड्स। आप आपको कभी मिशंस पूछा तो आप मिशंस में आप है ना विजन्स भी लिख सकते हो, क्योंकि है ना विजन्स और मिशंस जितने भी हम मैंने पढ़े इलेक्शन ऑफ इंडिया के, दोनों भी एग्जैक्टली सेम है। आप विजन्स के उसमें मिशन भी डाल सकते हो, यहाँ पे मिशन डाल के भी ये लिख सकते हो आप, एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, एग्जैक्टली वही है। आप भी पूरा समझ चुके होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और एग्जाम के पूरे पूरे नोट्स मैंने आपको, आप ये 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन से, इसके बाद आप जा सकते हो वीडियो से। एक्सप्लेन नेशनल ह्यूमन राइट्स, हमें NHC पूछा गया है, NHRC भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्सप्लेन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। हमसे ये क्वेश्चन आया है, हम इस क्वेश्चन का सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे पहले। NHRC इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये NHRC एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेगी। सर कि हम इससे पहले ह्यूमन राइट्स पढ़े। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक NHRC एक कमिटी है जो हमारी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती, और कैसा प्रोटेक्ट करती, क्या करती, इस अब हम ये पढ़ेंगे। पहले कंपोजिशन देख लेते हैं हम उसके। कंपोजिशन में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चेयरमैन उसके, क्योंकि हिसाब तो जस्टिस ही होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, इसलिए चेयरमैन उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मेंबर्स 4 मेंबर्स है उसके। ये जज और रिटायर्ड जज भी हो सकता, दोनों में से एक हो सकता है, इस जज भी हो सकता है और रिटायर्ड जज भी हो सकता। 2 एक्सपर्ट्स इन ह्यूमन राइट्स में 2 एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, और एक पर्सन हैविंग नॉलेज अबाउट
ह्यूमन राइट्स, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन राइट्स के बारे में उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ये कंपोजिशन से यानी कि मेंबर्स कितने हैं ये सब बताएगा उन्हें इसमें। अब ये है मेन फंक्शन क्या है एनएचआरसी का, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब एनएचआरसी का मेन फंक्शन क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या कंप्लेंट आए। जैसा कि आपका ह्यूमन राइट है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये ह्यूमन राइट है। अगर किसी ने इसे खराना एबॉलिश किया, सताया, आपको आपको आपके मजहब पे चलने नहीं दिया, तो आप कंप्लेंट कर सकते। और ये एनएचआरसी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगी और आपको जस्टिस दिलाएगी। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स उनका मकसद है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ना। उनका मकसद ही हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ह्यूमन राइट्स के बारे में एजुकेट करना और सजेस्ट सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूसेस होते हैं यानी कि ह्यूमन राइट्स को एबॉलिश करने की कोशिश करता, खत्म कर देने की कोशिश करता, सताता आपको, आपके आपके राइट्स को छीन लेता, आपको राइट टू स्पीक, आपके बच्चों को स्कूल को जाने की परमिशन नहीं देता, कास्ट ये सब करा, तो वो है ना, ये कई को हो रहा है। ये कोशिश ये इसके लिए सोल्यूशंस देता है आपको ये एनएचआरसी। और पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट करेगा और आपको जरूर जस्टिस दिलाएगा ये एनएचआरसी। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उसके बाद आप जा सकते हो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनसीडब्ल्यू एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड कंपोजिशन, हमसे पूछा गया। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू इज एन इम्पोर्टेंट ग्रुप। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोमोट्स करेंगे। प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स वुमेन राइट्स, एम्पावर वुमेन्स टू अचीव इक्वालिटी एंड जस्टिस। वुमेन्स के को एम्पावर करेंगे यानी कि वुमेन्स की मदद करेंगे उनको इक्वालिटी और जस्टिस मिलने की। जैसा कि आपने गौर किया होगा जॉब्स के वक्त मेन को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है जॉब के लिए, पहले हायर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, वुमेन को नहीं देती। ये सब के लिए ये सब ना हो इसलिए एनसीडब्ल्यू मदद करेगा वुमेन्स की। एड्रेस इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, घर में ना मियाँ बीवी की लड़ाई, जैसा कि पति मारना बीवी को, ऐसे वायलेंस को एड्रेस करेगा और पुलिस के साथ जाके वुमेन्स की मदद करेगा। हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि जॉब्स पे होता है अक्सर। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस ना फैलाएगा वो, है ना, लोगों को एजुकेट करेगा वुमेन राइट्स क्या क्या है बोल के। और से कंपोजिशंस जान लेते हैं फिर खत्म हमारी क्लास आज की। चेयरमैन, उसका चेयरपर्सन क्या है, चेयरपर्सन होता है एनसीडब्ल्यू में ए वुमेन विथ एक्सपीरियंस इन वुमेन वेलफेयर ये वुमेन वेलफेयर में जो एक्सपीरियंस वुमेन होगी उसे चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। मेंबर्स 5 मेंबर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा और 4 ऐसे मेंबर्स हो गए जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में एक्सपर्टाइज हो गए यानी कि पूरी फुल इंफॉर्मेशन होगी, स्टडीज होगी उन लोगों के पास, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आप, मैं गारंटी दूंगा आपके 70 में 70 मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया जो हमारे बीटेक इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सारे दोस्तों में शेयर कर दो। बाय ब्रो।